साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायना पुरस्कार 2020 के संदर्भ में। तो दिल्ली की एक 13 वर्षीय छात्रा जिनका नाम है श्रेया ठकराल, इनको वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सम्मान है यह डायना पुरस्कार। अब देख लेते हैं कि ये श्रेया ठकराल को यह पुरस्कार दिया क्यों गया है। तो श्रेया ठकराल को यह पुरस्कार रिसाइकिल ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। अब यह ऐप क्या है और क्या कार्य करता है, तो इस ऐप के बारे में और इसके कार्यों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो है एक वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं तथा यूजर्स को अपशिष्ट संचालकों से जोड़ने का काम करता है। मतलब जो अपशिष्ट का कलेक्शन करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करते हैं, उनसे जोड़ने का कार्य करता है। यह डोर टू डोर अपशिष्ट उठाने की यह प्रक्रिया पुनः प्रयोज्य मतलब रिसाइकिल वाले कचरे के आसान निपटान में उन लोगों की मदद करती है जिनके पास अपने कचरे को छोड़ने के लिए साधन या समय नहीं है। मतलब ऐसे लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं है, या जिस टाइम पे कचरे वाला आता है कलेक्ट करने के लिए, उस टाइम पे वो कहीं और बिजी रहते हैं या ऑफिस वगैरह में रहते हैं, या उनके जहाँ पर वो रहते हैं उसके अगल बगल कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे वो कचरे को डंप कर सकें। तो उनके लिए यह क्या है, काफ़ी मददगार है। और यह ऐप जो है उन अपशिष्ट संचालकों के लिए, अर्थात जो अपशिष्ट का कलेक्शन करते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो अपशिष्ट संचालकों के लिए भी मददगार है जिनकी कमाई आमतौर पर कम होती है और अपशिष्ट के अनुचित रखरखाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती है। तथा अपशिष्ट के सतत पुनर्चक्रण अर्थात सस्टेनेबल ये आपके रिसाइकिल के लिए श्रेया ठकराल का योगदान गरीबी उन्मूलन, नवाचार, बुनियादी ढांचा, खपत एवं जलवायु कार्रवाई हेतु सतत विकास लक्ष्यों को, अर्थात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इन सब कार्यों को देखते हुए इनको यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब थोड़ा सा डायना पुरस्कार के बारे में बात कर लें। तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1999 में तत्कालीन चांसलर गॉर्डन ब्राउन की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड के द्वारा की गई थी, जिनके अनुसार, अर्थात इस बोर्ड के अनुसार, यह पुरस्कार युवा लोगों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को समर्थन में वेल्स की राजकुमारी डायना की व्यक्तिगत रुचि को दर्शाने का कार्य करता है। और यह पुरस्कार 9 से लेकर के 25 वर्ष की आयु के युवाओं को उनके सामाजिक अथवा मानवीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह जो एज है इसको याद रखिएगा, 9 से 25 वर्ष के जो आयु समूह वाले हैं, एज ग्रुप वाले हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के 2 बेटों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी द्वारा समर्थित डायना अवार्ड चैरिटी, इस चैरिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यदि इसमें एक कथन के रूप में यह पूछ लिया जाए कि डायना पुरस्कार ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह डायना अवार्ड चैरिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है, ना कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं फर्स्ट वेल पहल के बारे में, फर्स्ट वेल इनिशिएटिव के बारे में। तो यह क्या है कि 2 सप्ताह के सफल परीक्षण के बाद केरल राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट वेल नामक ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा नियमित कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। मतलब जो नया सेशन बच्चों का चालू हुआ है उसके लिए यह ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा, यह फर्स्ट वेल पहल या फर्स्ट वेल इनिशिएटिव किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है या किस राज्य के द्वारा, तो केरल राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके बारे में अन्य चीज़ों देखें तो कोविड-19 महामारी के चलते शुरू की गई इस ऑनलाइन पहल के अंतर्गत केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन अर्थात काइट द्वारा नए शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षाओं का राज्य सरकार के शैक्षणिक टीवी चैनल, जिसका नाम क्या है, विक्टर्स, तो इस पर प्रसारण किया जा रहा है। और ये कक्षाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, जो अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, उनके माध्यम से भी इसको प्रसारित किया जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो काइट है, काइट अर्थात केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन, यह राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित और समर्थित करने हेतु स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। तथा जो कक्षाएं इसके द्वारा, इस
टीवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित की जाएंगी, तो सभी कक्षाओं को वास्तविक समय में काइट विक्टर्स के फेसबुक पेज और बाद में यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। और इन कक्षाओं के लिए जो परीक्षण किया गया था, तो परीक्षण हेतु इन कक्षाओं का प्रसारण 1 जून 2020 से किया जा रहा था और 2 हफ्तों तक इसका परीक्षण किया गया था। और इस परीक्षण के दौरान देखा गया कि पश्चिम एशिया, अमेरिका और यूरोप में भी सैकड़ों छात्रों द्वारा ये कक्षाएं देखी गईं और कुछ कक्षाओं को 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। मतलब इस प्रकार से इस जो परीक्षण किया गया, इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सीजोथेरैक्स सिकुसीरुमेंसिस के बारे में। तो यह एक नई खोजी गई मछली की प्रजाति है। तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है सीजोथेरैक्स सिकुसीरुमेंसिस खोजी गई। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि अभी हाल ही में खोजी गई मछली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। और मछली की यह नई प्रजाति जो है वो सीजोथेरैक्स वर्ग से संबंधित है, इसलिए इसके नाम में सीजोथेरैक्स जुड़ा हुआ है। और इस नई प्रजाति का नाम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में बहने वाली नदियों सिकुयोम सिरुम के नाम पर रखा गया है, जहां पर इसे खोजा गया था। तो इसीलिए इन दोनों सिकु और सिरम के नाम पे ही इसका पूरा नाम क्या जाता है, सीजोथेरैक्स सिकुसीरुमेंसिस। तथा जो इसमें सिरुम नदी है एक ब्रांकिस माउंटेन नदी है। इसके अलावा सिकु, सिरुम, सीबिया, सिलुक, नोपो कोरोंग, टरोटमक, ये सब नदियां हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के मेवो सब डिवीजन में सियांग नदी की सहायक नदियां हैं। और मछली की यह जो प्रजाति खोजी गई है, यह मूसलाधार नदी के जल भराव वाले क्षेत्र में निवास करती है। मतलब नदियों का जहाँ ज़्यादा जल भराव होता है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। अब थोड़ी चर्चा हम लोग ये सियांग नदी, जिसको हम लोग नॉर्मली या सामान्यतः ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सियांग नदी जो है यह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यारलुंग जांगमो के नाम से जाना जाता है। और चीन में इसका एक अन्य नाम है यारलुंग तसंगपो। ठीक है, और इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है। तो यह तिब्बत में आपका मानसरोवर झील है। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में ही चमयुंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, चमयुंगडुंग ग्लेशियर है यहीं पर। और इस ग्लेशियर से ही यह निकलती है और यहाँ से यह दक्षिणी तिब्बत के सूखे और सपाट क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्व की डायरेक्शन, पूर्व की ओर बहती है, जहाँ इसे क्या कहते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। जब यह तिब्बत से निकलती है और यह यहाँ पर 1200 किलोमीटर तिब्बत के पठार में यह प्रवाहित होती है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो का नाम होता है शोधक। और तिब्बत में जब यह प्रवाहित होती है तो यहीं पर एक नदी है रांगो सांगपो, जो कि इसके दाहिने साइड से रांगपो सांगपो जो है इसके दाहिने तट पर एक से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा यह आगे चलते हुए पूर्व डायरेक्शन में जाती है और यहाँ आकर के भारत के पास यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है नामचा बारवा शिखर। तो नामचा बारवा शिखर के पास पहुँच करके यह अंग्रेजी के यू अक्षर, तो यहाँ ऐसी यू बनाती है, यू अक्षर जैसा मोड़ बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये नदी जो है यहाँ पर प्रवेश करती है। और यह नदी जो है सियांग या दिहांग के नाम से हिमालय की जो तलहटी है वहाँ से उभर करके आती है। इसके बाद यह भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। कैसे बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम से प्रवेश करती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। और इसके मुख्य बाएं किनारे की जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो जो बाएं किनारे इधर साइड से, तो बाएं किनारे की जो सहायक नदियाँ कौन सी हैं, दिबांग या सिकंग, उसी को दिबांग कहते हैं या सिकंग कहते हैं।
और लोहित नदियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में इसके दाएं किनारे पर आकर के मिलती हैं। इसके बाद यहीं पर जब ये नदियाँ मिल जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में इसको जाने जाता है। और इसके अलावा यह असम घाटी के माध्यम से अपने 750 किलोमीटर की लंबी यात्रा में ये अरुणाचल प्रदेश होकर तो कहाँ जाती है, ये आपका असम में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर कई सहायक नदियाँ इसको असम में मिलती हैं। इसके बाएं किनारे पर, यहाँ इधर इस साइड बाएं किनारे की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कौन सी हैं, बरही है, दिहिंग है, धनसारी है और कलंग है। और दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी है, मानस और संकोस है। सुबनसिरी जो है यह सुबनसिरी नदी का जो मूल है ये मतलब निकलती कहाँ से, तो यह भी तिब्बत से ही निकलती है, तो तिब्बत में है और यह एक पूर्वगामी नदी है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर बहती है। और बांग्लादेश में तिस्ता जो है इसको दाहिने साइड से, तिस्ता नदी जो है इसको दाहिने साइड से किनारे पर आकर मिलती है, जहाँ मिलने के बाद ये किस नाम से जानी थी, यमुना नदी के नाम से, यमुना या जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। और यह अंत में पद्मा नदी के नाम से, पद्मा नदी के साथ विलीन हो जाती है और पद्मा नदी के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसके प्रवाह क्षेत्र को देखा और इसके बारे में जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेंगे सेंट्रल जू अथॉरिटी के संदर्भ में। तो पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अर्थात सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA का पुनर्गठन किया है। अब जो है यह सेंट्रल जू अथॉरिटी या केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, यह कहाँ पर से, दिल्ली में। तो दिल्ली के एक विशेषज्ञ और एक आणविक जीव विज्ञानी सम्मिलित इसमें सदस्य के रूप में किए जाएंगे। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में या सेंट्रल जू अथॉरिटी के संदर्भ में। तो यह क्या है, यह एक वैधानिक या सांविधिक निकाय है। मतलब इसकी स्थापना जो है एक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है, पर्यावरण मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसकी स्थापना 1992 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में। तो इसकी स्थापना 1992 में की गई। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि वर्ष 1991 में इस निकाय की स्थापना के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित किया गया था तथा भारत में चिड़ियाघरों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार विनियमित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1992 के द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा इसे देश भर के चिड़ियाघरों को अर्थात सेंट्रल जू अथॉरिटी को देश भर के चिड़ियाघरों को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है। और देश के प्रत्येक चिड़ियाघर को संचालन के लिए CZA अर्थात सेंट्रल जू अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। और इस प्राधिकरण अर्थात अथॉरिटी में एक अध्यक्ष, 10 सदस्य व एक सदस्य सचिव होते हैं तथा प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वह वन्य जीव के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरा करना है। और यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों के आदान प्रदान करने के लिए भी जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुमोदन की आवश्यकता होती। बिना इसके अनुमोदन के जानवरों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में, जिसके सदस्य को या विशेषज्ञ को इस अथॉरिटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इसकी शुरुआत जो है 1941 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के आर्किटेक्चर विभाग के रूप में की गई थी और 1955 में इसका नाम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कर दिया गया। और इसके अंतर्गत मतलब इस संस्था के अंतर्गत मानव आवास और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले चूँकि हमने चिड़ियाघर की बात की है तो चिड़ियाघर से संबंधित एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है जैव विविधता संरक्षण की विधियों के संदर्भ में। तो जैव विविधता संरक्षण की जो है मेनली 2 विधियाँ हैं। एक है आपका स्वस्थानीय अर्थात इन सीटू और दूसरा है बाह्य स्थानीय अर्थात एक्स सीटू। इन सीटू या स्वस्थानीय का मतलब होता है कि जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं, चाहे वो जीव हों या पादप हों, मतलब पेड़ पौधे हों,
तो उनको जब उनके प्राकृतिक आवास में ही, मतलब जहाँ वो पाई जाती वहीं पर उनका जब संरक्षण किया जाता है तो उसे कहते हैं इन सीटू संरक्षण या स्वस्थानीय। जब इन पादपों, संकटापन पादप या जो जीव जंतु हैं, उनको उनके प्राकृतिक स्थान से अलग कहीं अन्य जगह पर उनका संरक्षण किया जाता है तो उसे वाह्य स्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जाता है कि जैसे दे दिया जाता है 4 नाम, तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है या इन सीटू संरक्षण की विधि है और कौन सा एक्स सीटू अर्थात वाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है। तो याद रखिएगा स्वस्थानीय संरक्षण वाले में या इन सीटू में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और पवित्र उपवन और झीलें आती हैं। जबकि आपके जो वाह्य स्थानीय या एक्स सीटू जो संरक्षण की विधियां हैं उसमें आपका चिड़ियाघर आता है। तो चिड़ियाघर जो है आपका वाह्य स्थानीय या एक्स सीटू के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक है, बीज बैंक है, जीन सफारी पार्क है, उत्तकी संवर्धन केंद्र है और क्रायो प्रिजर्वेशन है। ये सब जो चीज़ें हैं वो वाह्य स्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण विधियों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं सतत पहल के संदर्भ में। तो यह जो टॉपिक है आपका, यह जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोगों और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। तो इस टॉपिक या इस शीर्षक के अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब देख लेते हैं संदर्भ क्या है। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में दिल्ली के ओखला स्थित ऊर्जा संयंत्र के लिए इंडियन ऑयल एनटीपीसी लिमिटेड और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बीच में अपशिष्ट को, मतलब यह जो अपशिष्ट है इसके प्रबंधन को लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह जो संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यह संयंत्र प्रतिवर्ष नगर पालिका अपशिष्टों के दहनशील घटकों से उत्पन्न होने वाले 17,500 टन अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन, अर्थात इंग्लिश में कहें तो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल आरडीएफ को संसाधित अर्थात प्रोसेस्ड करेगा, जिसका उपयोग जो है बिजली उत्पादन में किया जाएगा। और यह जो है कंपोजिट बायोगैस उत्पादन संयंत्रों के लिए सतत योजना या सतत जो स्कीम या इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत उठाव गारंटी प्रदान करने का एक मौजूद मॉडल है। उठाव गारंटी मतलब जो आपके अपशिष्ट हैं उनको उनके प्रबंधन करने से संबंधित। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी कार्यविधि देख लेते हैं कि ये अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हैं, चाहे वो कृषि से उत्पादित हो रहे हों या नगर पालिका में जो शहरी कचरा उत्पन्न होता है वो है, तो ये आपका वेस्ट हो गया, कचरा हो गया, और इस वेस्ट का कलेक्शन किया जाएगा जगह जगह से। अब ये जो वेस्ट कलेक्ट होगा या अपशिष्ट का संकलन किया जाएगा या कलेक्शन किया जाएगा, इसको प्लांट में भेजा जाएगा जहाँ पर इस वेस्ट को संसाधित किया जाएगा या प्रोसेस्ड किया जाएगा। और इस वेस्ट को प्रोसेस करके क्या किया जाएगा, इसको कैसे माध्यम से प्रोसेस करेंगे, तो कन्वर्टेड हीट प्रोसेस के माध्यम से इसको प्रोसेस किया जाएगा। और प्रोसेस करने के बाद या संसाधित करने के बाद इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये एनर्जी आपकी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो जाएगी, गैस के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इस्तेमाल कर ली जाएगी। तो इसी प्रक्रिया पे पूरा आपका ये जो सतत पहल है वो आधारित है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सतत पहल के बारे में कि सतत पहल है क्या। तो इस पहल का जो उद्देश्य है वो किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प, इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग सतत कहते हैं। तो किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प प्रदान करना है इस पहल का उद्देश्य। जो वाहन उपयोगकर्ताओं, जो वाहन के यूजर्स हैं कि उनके साथ साथ किसानों और उद्यमियों दोनों को लाभान्वित करेगा। कैसे? जो किसान हैं वो अपने अपशिष्ट को बेच सकेंगे और उद्यमी जो हैं ये जो संयंत्र लगाएंगे उनसे मुनाफा कमा सकेंगे। तो किसान अपशिष्ट बेचेगा तो उसको मुनाफा होगा, और जो इससे फ्यूल के रूप में ईंधन मतलब ईंधन बनाया जाएगा, वो जो उपयोगकर्ता वाहन यूजर्स हैं उनको भी लाभ पहुंचाएगा। अब इसके अंतर्गत अन्य चीज़ें देखें तो इसके अंतर्गत संपीड़ित जैव गैस अर्थात कंप्रेस्ड बायो गैस सीबीजी संयंत्रों को स्वतंत्र उद्यमियों के माध्यम से स्थापित किए जाने का
प्रस्ताव किया गया है, मतलब उद्यमियों से इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिए कहा जाएगा। अब इसकी कार्यविधि या क्रियाविधि कैसे कार्य करेगी? तो इन संयंत्रों में उत्पादित ये जो CBG अर्थात कंप्रेस्ड बायो गैस है, तो इनको हरित परिवहन ईंधन विकल्प के रूप में विपणन के लिए अर्थात बेचने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ईंधन स्टेशन नेटवर्क में अधिक संख्या में सिलेंडरों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और उद्यमी जो हैं इन संयंत्रों के माध्यम से अन्य जो उप उत्पाद हैं अर्थात जो बायो प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनको पृथक करके निवेश पर लाभ बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक, कार्बन डाइऑक्साइड सहित बाजार में बेचने में सक्षम होंगे। मतलब कि वो बायो प्रोडक्ट के रूप में आपका जैव उर्वरक बना सकते हैं और उनको मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा इस पहल से, यह जो आपका सतत पहल, इस पहल से 75,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और फसलों के लिए 50 मिलियन टन जैव खाद का उत्पादन करने की उम्मीद है। तो ये जो जैव खाद उत्पन्न होगा ये इसका बायो प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित होगा। अब देख लेते हैं नगर पालिका अपशिष्ट तथा ठोस कचरे को CBG अर्थात कंप्रेस्ड बायोगैस या संपीड़ित जैव गैस में परिवर्तित करने के लाभ क्या होंगे। तो इसका पहला लाभ है कि अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। किसानों के लिए अतिरिक्त राजस्व के स्रोत होंगे, क्योंकि वो अपने जो कृषि से संबंधित जो अपशिष्ट हैं उनको बेच सकेंगे। इसके अलावा उद्यमशीलता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को प्रोत्साहन होगा। जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तो राष्ट्रीय जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको पूरा करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात में कमी होगी, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा का एक वैकल्पिक जो है साधन होगा। तो इसलिए जो हमारी डिपेंडेंसी है प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल पे जो हम इंपोर्ट करते हैं वो डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी। इसके अलावा कच्चे तेल और गैसों की कीमतों में उतार चढ़ाव के विरुद्ध एक सुरक्षा प्रदान होगा, क्योंकि हमारे पास इसका एक वैकल्पिक साधन होगा। अब बात करते हैं कि ये जैव गैस या बायोगैस क्या होती है। तो बायोगैस जो है यह प्राकृतिक रूप से अपशिष्ट या जैव स्रोतों जैसे कि कृषि अवशेष, मवेशियों का गोबर, गन्ना के अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट आदि के अवायवीय अपघटन का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो अपघटन होता है, तो उसे अवायवीय अपघटन कहते हैं। तो अवायवीय अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से ये निर्मित होती है आपका बायोगैस। और संसाधन के पश्चात अर्थात प्रोसेस, जब इसको प्रोसेस्ड कर दिया जाता है तो प्रोसेस्ड के पश्चात इसे संपीड़ित किया जाता है अर्थात कंप्रेस्ड किया जाता है और इसे संपीड़ित जैव गैस अर्थात कंप्रेस्ड बायोगैस कहा जाता है। और इस कंप्रेस्ड बायोगैस में 95% से अधिक शुद्ध मीथेन की मात्रा होती है। तो मतलब इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। 95% से अधिक मीथेन होता है इसमें। अब थोड़ी चर्चा संपीड़ित जैव गैस या कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में कर लें। तो कंप्रेस्ड बायोगैस जो है यह संरचना और ऊर्जा क्षमता में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध जो प्राकृतिक गैस है उनके समान ये होती हैं। और इसकी कैलोरी क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, 52,000 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम आप संपीड़ित जैव गैस कंप्रेस्ड बायोगैस को बर्न करते हैं तो 52,000 किलो जूल कैलोरी जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तथा इसके अन्य गुण जो हैं CNG के समान हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के समान होते हैं। तथा यह जो CBG है संपीड़ित जैव गैस, इसको वैकल्पिक नवीकरणीय मोटर वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके संदर्भ में आगे की राह क्या होगी उसके बारे में बात कर लें। तो भारत में विभिन्न स्रोतों से संपीड़ित बायोगैस तथा CBG उत्पादन की जो क्षमता है लगभग 62 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। और मौजूदा बाजारों में घरेलू और खुदरा उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए संपीड़ित बायोगैस नेटवर्क CBG नेटवर्क को शहर में गैस वितरण तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं तो OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ईंधन स्टेशनों से खुदरा बिक्री के अलावा संपीड़ित बायोगैस को CGD अर्थात सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइनों में इंजेक्ट किया जा सकता है। मतलब पाइपलाइनों के माध्यम से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के बारे में।
तो यह चर्चा में क्यों आया? तो हुआ यह है कि 5 जुलाई 2020 को भारत चीन सीमा पर तनाव, आर्थिक संकट और कोविड-19 स्थिति के मद्देनज़र भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर जानकारी दी है। तो इसी वजह से यह जो आर्टिकल 78 है वह चर्चा में आया है। तो इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखें तो भारतीय संविधान के तहत प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब ये एक प्रकार से दोनों के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला कार्य है कि प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराने का कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना जो है राष्ट्रपति को उपलब्ध कराते हैं आर्टिकल 78 के ही तहत। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मांग करने पर यदि वह डिमांड करते हैं तो किसी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया गया हो। मतलब कि कोई ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने अपना निर्णय लिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने अभी तक उस पर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति मांग कर सकता है कि मंत्रिपरिषद उस पर विचार करे। तो भारत चीन सीमा पर तनाव, आर्थिक संकट और कोविड-19 स्थिति के मद्देनज़र प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई जानकारी की पूरी प्रक्रिया जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आती है। तो 78 का जो शीर्षक क्या है? अनुच्छेद 78 का शीर्षक है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो इन्होंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लें जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और पहले भी प्रश्न इसमें बना हुआ है। तो जो राष्ट्रपति होता है ये राज्य का मुखिया होता है, राज्य का प्रमुख होता है, जबकि जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। तथा संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई। जैसे राष्ट्रपति के लिए तो उसको नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में दिया गया है, मतलब उसके निर्वाचन के लिए किस प्रकार से चुना जाएगा, परंतु प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है संविधान में। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, किस प्रकार से करेगा यह इसमें नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, अर्थात इसको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री का चयन होता है या यह इलेक्ट होता है या इसको नियुक्ति होती है अर्थात अपॉइंट होता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता, मतलब इसका चुनाव नहीं किया जाता। जैसे कि राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है परंतु प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तथा इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से 6 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व जिन राज्यों से वो आते हैं उन राज्यों के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कौन कौन हैं? तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी जो हैं ये अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये 6 नाम याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, जैसे आर्टिकल 74 जो है यह क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा या प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 क्या कहता है? मंत्रियों के बारे में, उपबंध के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इसी 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब उसे अपॉइंट करता है, और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है या मंत्रिपरिषद संबंधित जो 2 आर्टिकल कौन कौन से? 74 और 75 है। और यहीं पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि संविधान में आप हर जगह देखेंगे तो मंत्रिपरिषद की ही चर्चा की गई है। जैसे कि 74 में, 75 में, पूरे संविधान में केवल एक जगह पर ही मंत्रिमंडल की चर्चा की गई। कहाँ पर? आर्टिकल 352 में, जहाँ पर आपातकाल की बात की गई, जहाँ पर आपातकाल लगाने की बात हुई है, तो वहाँ 352 में ही
मंत्रिमंडल की चर्चा है कि वहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित आवेदन पर, जब लिखित प्रस्ताव होगा तभी वो आपातकाल लगाता है। तो वहाँ पे मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है। बाकी हर जगह पे क्या है, मंत्रिपरिषद कहा गया है। मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, सारे प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री है, उप मंत्री है, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, तो सब उसमें मंत्रिपरिषद में आ जाएंगे। जबकि जो आपका मंत्रिमंडल होता है उसमें केवल केंद्रीय मंत्री आते हैं, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं वही उसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कुछ लघु करंट अफेयर्स को देखें तो यहाँ पे 3 बुक हैं, उन तीनों बुकों के नाम हमको और उसके लेखक के नाम पता होने चाहिए। तो पहला है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह पुस्तक जो है इसके लेखक हैं RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। इसके अलावा दूसरी पुस्तक है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग ऑफ हु सेव्ड इंडिया। इस पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी और यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में बताती है। सुहेलदेव के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो सुहेलदेव जो है ये श्रावस्ती, जो कि यूपी में स्थित है, तो सुहेलदेव श्रावस्ती से अर्ध पौराणिक भारतीय राजा रहे हैं। कहा जाता है कि इन्होंने, सुहेलदेव ने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनवी के सेनापति, जो गजनवी था उसके सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को 1033 में पराजित कर मार डाला था। और 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा की ऐतिहासिक कल्पित कथा, जिसका नाम है, या इस पुस्तक का नाम है मीरात-ए-मसूदी, इसमें इनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने इन्हें एक हिंदू राजा सुहेलदेव को एक हिंदू राजा के रूप में चिन्हित किया, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हरा दिया। तीसरी पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो यह पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, CAV पट्टाभिराम। और इस पुस्तक को भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।